सेक्शन 425 से लेकर सेक्शन 440 तक, इवन सेक्शन 441 तक हम कंटिन्यूटी में इनको डिस्कस करेंगे. सो दीज ऑल फॉल अंडर द इम्पोर्टेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी. शुरू करते हैं सेक्शन 425 से, जो कि हमें बताता है रिगार्डिंग मिसचीफ. Whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss, या तो पर्सन का इंटेंशन है या फिर उसे नॉलेज है कि वो किसी पर्सन को wrongful लॉस कर सकता है और डैमेज टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन causes the destruction of any property. किसी पर्सन को wrongful loss या फिर पब्लिक के लिए डैमेज करने के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन किया जाता है और any such change in any property or in the situation thereof as destroys or diminishes its value or utility, या फिर कुछ ऐसा एक्ट करना जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिमिनिश हो जाती, कम हो जाती है, या उस प्रॉपर्टी की यूटिलिटी, उसका यूज वो कम हो जाता है और अफेक्ट्स इट इंजूरियसली कमिट्स मिसचीफ. तो ऐसा माना जाएगा कि उसने ये मिसचीफ किया है. whoever intend to cause or knowing with intention or with knowledge likely to cause, या तो wrongful loss वो किसी को करना चाह रहा है, और डैमेज टू द पब्लिक, या फिर पब्लिक नेचर का डैमेज करना चाह रहा है, और टू एनी पर्सन, किसी एक पर्सन को या पब्लिक को या फिर एनी पर्सन को, कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, और ऐसा करने के लिए वो किसी प्रॉपर्टी को या तो डिस्ट्रॉय करता है या फिर उस प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा चेंज करता है जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है या फिर उस प्रॉपर्टी की यूटिलिटी कम हो जाती है. तो ऐसा माना जाएगा कि उस पर्सन ने मिसचीफ किया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई खेत है और अच्छा उपजाऊ खेत है, उसमें कोई ऐसा मटेरियल डाल देना जिसकी वजह से उसकी मिट्टी उपजाऊ ना रहे, बंजर हो जाए, तो हमने क्या किया, हमने उसकी यूटिलिटी कम कर दी. कोई घर है और हमने घर के पास में दूसरी बिल्डिंग बना के कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से इस घर की जो दीवारें हैं वो खराब हो गई, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिमिनिश हो गई. राइट. तो ये चीज आती है कि यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं हमें सेक्शन 425 को, उनको भी देख लिया जाए एक बार. इट इज नॉट असेंशियल टू द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ that the offender should intend to cause loss or damage to the owner of the property injured or destroyed. अब ये यहाँ पे ये सेंटेंस में सिर्फ ये एक वर्ड अगर आप समझ लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्सप्लेनेशन में क्या कहने की कोशिश कर रहा है. मान लीजिए कि मैं आपके घर के आसपास कुछ ऐसा करता हूं जिसकी वजह से आपके घर की, आपके उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिमिनिश हो जाती है, उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, या फिर मैं आपके सीधे आपके घर में को, आपका जो एक एसेट है उसकी को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, ये बिना जानते हुए कि ये घर है किसका. तो यहाँ पे इस बात की नॉलेज होना, जो पर्सन मिसचीफ कमिट कर रहा है उसे इस बात की डायरेक्टली नॉलेज होना कि हु इज द रियल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ये इररिलेवेंट है. ये बात लिख रहा है एक्सप्लेनेशन 1. किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से उसमें डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ है, डैमेज कॉज हुआ है, वैल्यू डिमिनिश हुई है, यूटिलिटी उसकी कम हुई है, चाहे वो आपने इंटेंशनल पर्टिकुलर एक पर्सन को लॉस, रॉन्गफुल लॉस करने के लिए किया था, या फिर पब्लिक डैमेज, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ना डैमेज टू द पब्लिक, सिंपली पब्लिक प्रॉपर्टी को भी अगर आप डैमेज कर रहे हैं तो भी वो चीज उसमें आ रहा है, या फिर आप जनरल नेचर में बस निकल रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी दिखी आपको, उसको खराब कर देना, वो भी उसमें आ जाता है. सो इट इज एसेंशियल, sorry, it is not essential to the offense of mischief that
offender should intend to cause loss or damage to the owner of the property injured or destroyed. जिस प्रॉपर्टी को इंजरी कॉज की है, जिस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन कॉज किया है, उस प्रॉपर्टी का जो ओनर है उसे ही हम कोई डैमेज या लॉस उस पर्सन को कॉज करना चाहते थे। ये चीज इररिलेवेंट है, ये चीज एसेंशियल नहीं होगी। किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज कॉज कर देना, then it will be counted under mischief. It is sufficient if the intends to cause. It is sufficient if he intends to cause or knows that he is likely to cause wrongful loss or damage to any person. ठीक है, सिर्फ इतना ही काफी है मिस्चिफ की डेफिनेशन में फॉल करने के लिए कि जब ये काम करते समय हमें अगर पता है कि हम किसी न किसी पर्सन को, तो जो भी पर्सन इसका ओनर होगा XYZ, उसको तो लॉस हो ही जाएगा by injuring the property whether it belongs to that person or not. तो ये चीज इसमें आता है कि ओनर की नॉलेज होना या ना होना, it will be an irrelevant thing. एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। Mischief may be committed by an act affecting property belonging to the person who commits the act or to that person or others jointly. ये अच्छा सा पॉइंट इसने लिखा है, जब मिसचीफ कमिट किया जा रहा है और तो ऑब्वियसली किसी न किसी प्रॉपर्टी पे कोई डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई उसकी वैल्यू डिमिनिश कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन मिसचीफ करने वाला है वो प्रॉपर्टी उसी को बिलोंग करती है, मे बी उसके पोजीशन में ना हो फॉर अ टाइम बिंग, लेकिन वो उसी को बिलोंग करती है प्रॉपर्टी, या फिर जॉइंट पोजीशन में है, या फिर जॉइंट ओनरशिप में है, जॉइंट टाइटल में है, ये भी पॉसिबल है। मिसचीफ मे बी कमिटेड by an act affecting property belonging to the person who commits the act. यानी ये प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती थी, जिसने ये एक्ट कमिट किया उसी पर्सन को प्रॉपर्टी बिलोंग कर रही थी, राइट। मिसचिफ मे बी कमिटेड by an act affecting property belonging to the person who commits the act or to that person and others jointly. तो या तो जिसने कमिट किया उसी को बिलोंग कर रही थी, या उसकी किसी अदर पर्सन के साथ में जॉइंट ओनरशिप में थी, ऐसा भी हो सकता है। बट मिसचीफ में मेन क्या ध्यान रखना है, कोई भी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को डिमिनिश किया जा रहा है, या फिर उस प्रॉपर्टी की यूटिलिटी को रिड्यूस किया जा रहा है, डिमिनिश किया जा रहा है। कोई भी ऐसा एक्ट जिसकी वजह से कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है, उसकी वैल्यू डिमिनिश होती है, यूटिलिटी रिड्यूस होती है, चाहे वो प्रॉपर्टी आपको बिलोंग करती है किसी और को, चाहे आप जानते हैं कि इस प्रॉपर्टी का रियल ओनर कौन है या कौन नहीं है, इन बातों से फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर किसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय, डैमेज कॉज किया गया है और ऐसा डैमेज करने से किसी न किसी को रॉन्गफुल लॉस होना है, तो ऐसा माना जाएगा कि मिसचिफ कमिट हुआ। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, एक दो इलस्ट्रेशन क्या बताते हैं। ए वॉलंटरीली, अपनी स्वेच्छा से, बर्न्स अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिलोंगिंग टू जेड, एक प्रॉपर्टी जो कि जेड की थी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा एक चीज और देखें, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखें आप, क्या सेक्शन 425 हमें कहीं पे भी स्पेसिफाई करता है? सेक्शन 425 सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉपर्टी वर्ड का यूज कर रहा है, मूवेबल या इमूवेबल यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब हम क्या मानते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी, बोथ काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज विल बी इंक्लूडेड। तो यहाँ पे कहा कि एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी थी, हो सकता है कोई शेयर्स वगैरह भी हो सकते हैं, कोई चेक हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी थी और उसको क्या कर दिया, ए ने बर्न कर दिया। और वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी किसको बिलोंग करती थी, जेड को बिलोंग करती थी, उसको ए ने आग लगा दी। इंटेंडिंग टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू जेड, और ए का ये पूरा पूरा इंटेंशन था कि ऐसा करने से जेड को रॉन्गफुल लॉस हो जाएगा। ए हैज कमिटेड मिसचिफ, तो सीधा सीधा ए ने मिसचिफ कमिट किया है। हिंदी में मिसचिफ को कहते हैं रिष्टि कारित करना, राइट, एक वर्ड है इसके लिए। इलस्ट्रेशन बी देखिए,
A introduces water into an ice house belonging to Z. एक ice house है और उसमें वो Z को बिलोंग करता है, Z का ओनरशिप है, उसमें A ने क्या किया, वाटर इंट्रोड्यूस कर दिया एंड दस कॉजेज द आइस टू मेल्ट। और ऐसा करने से क्या होगा भाई, आइस हाउस है, उसमें आप पानी अगर डाल दिया है तो उसका जो भी पूरा फंक्शनिंग है वो डिस्ट्रॉय हो गया, और फंक्शनिंग डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो वहां पे आइस थी वो क्या हो गई, सारी की सारी बर्फ पिघल गई। सो एंड इंटेंडिंग रॉन्गफुल लॉस टू जेड, और उसका इंटेंशन क्या था, ए का सीधा सीधा इंटेंशन था कि वो जेड को रॉन्गफुल लॉस कमिट करना चाहता है। ए हैज कमिटेड मिसचीफ। इलस्ट्रेशन सी देखिए, ए वॉलंटरली थ्रोज इनटू अ रिवर अ रिंग, है ना, एक अंगूठी, चाहे वो सोने की है, चांदी की है, पीतल की है, तांबे की है, व्हाटएवर, लेकिन किसकी है, जेड की है। जेड की एक अंगूठी ए ने नदी में फेंक दी, ए वॉलंटरली, और जानबूझ के, अभी गलती से हो जाए तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे वॉलंटरली एक्ट हो रहा है। ए वॉलंटरली थ्रोज into a river a ring belonging to Z with intention of thereby causing wrongful loss to Z। उसका इंटेंशन क्या है कि सीधा सीधा Z को wrongful loss करना चाहता है। A has committed mischief। एक इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर डी। A, knowing that his effects are about to be taken in execution in order to satisfy a debt due from him to Z। अब A एक पर्सन है, उसने Z से कुछ उधार ले रखा है, debt due from him to Z, right? Destroys those effects with the intention of thereby preventing Z from obtaining satisfaction of the Z। अब कुछ ऐसे एक्ट्स करता है, कुछ ऐसे एक्ट्स करता है जिसकी वजह से वो जानता है कि ये जो मेरा उधार चुकाया जाना था, इसके सेटिस्फेक्शन में, यानी कि इसके एग्जीक्यूशन में कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न हो जाएगी, एंड दस कॉजिंग डैमेज टू जेड। और ऐसा होगा तो जेड को डैमेज तो होना ही, जेड से उधार लिया था ए ने, और अब ए ने कुछ भी ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से जेड ए से वो पैसा नहीं वसूल सकेगा, तो सीधा सीधा जेड को क्या होगा, हार्म कॉज होगा, डैमेज कॉज होगा। ए हैज कमिटेड द मिसचीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 426 की तरफ। सेक्शन 425 के अदर जो रिमेनिंग इलस्ट्रेशन है उनको एक बार आप देखना, पढ़ना। सेक्शन 426 सीधा सीधा हमें बताता है कोई भी ऐसा पर्सन जो मिसचीफ कमिट करता है तो उसे पनिशमेंट कितना मिलेगा, उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगा ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 months, 3 महीने तक का हो सकता है, और विद फाइन, सिर्फ फाइन लगा के पर्सन को रिलीज किया जा सकता है। यह है सीधा सीधा मिसचीफ फॉर पनिशमेंट फॉर मिसचीफ। सेक्शन 427 देखिए, मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू अमाउंट ऑफ 50 रुपीज। इस बार जो मिसचीफ है उसका एक पिक्यूनरी लिमिट सेट कर दिया है। कोई भी ऐसा पर्सन जो मिसचीफ का कमिट करता है, मिसचीफ कॉज करता है, किसी तरह का प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसे डैमेज कर रहा है, और ऐसा डैमेज करने से जो रॉन्गफुल लॉस हुआ है, जो डैमेज कॉज हुआ है, वो अमाउंट 50 रुपीज तक का अगर है, मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज। अब 50 रुपीज को सुन के देख के आप ऐसा नहीं सोचना कि ये क्या अमाउंट है, इतना सा क्यों लिखा, क्योंकि सीधी सी बात है 1860 में ये आईपीसी लिखा गया था, और तब से अभी तक इस पर्टिकुलर सेक्शन में अमेंडमेंट नहीं हुआ है। तो ये हुआ, या नेक्स्ट आप देखिए 428, उसमें एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज की बात हो रही है। तो 1860 में तो ऑब्वियसली इस 50 रुपीज की, 10 रुपीज की अच्छी वैल्यू थी, ग्रेट वैल्यू थी, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पे, whoever commits mischief and thereby causes loss or damage
टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज और अपवर्ड्स, यानी कि 50 रुपए या उससे ज्यादा का अगर डैमेज कॉज हुआ है। 50 रुपीज और अपवर्ड्स लिखते ही इतना तो आप समझ पा रहे हैं कि अपवर्ड तो कुछ भी अमाउंट हो सकता है, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 1 करोड़, कुछ भी हो सकता है। 50 रुपए या उससे ज्यादा का अगर डैमेज कॉज हुआ है मिसचिफ कॉज करने की वजह से, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years। सिंपल मिसचिफ के लिए तो सिर्फ 3 मंथ्स का पनिशमेंट था, लेकिन जब मिसचिफ जो किया उस मिसचिफ की वजह से अगर 50 रुपए या उससे ज्यादा का लॉस अगर किसी पर्सन को हो गया है तो 2 इयर्स तक का पनिशमेंट मिल सकेगा, और विद फाइन, और वर्ड लिखा है तो आप समझ सकते हैं सिर्फ फाइन लगा के भी छोड़ा जा सकता है। और विद सेक्शन 428 बताता है कि ऐसा मिसचिफ जिसकी वजह से जो कि कमिट किया गया मिसचिफ किसी एनिमल को मारकर या उस एनिमल को किसी तरह का विक्षिप्त करके, किसी जानवर का कोई बॉडी पार्ट, पूंछ काट देना, उसका कान काट देना, उसका पैर काट देना, ठीक है, मेमिंग जो आता है, तो या तो उसको किल कर देना एनिमल को, या फिर उस एनिमल के किसी बॉडी पार्ट को विरक्त कर देना, काट देना, उसको क्षति कर देना, राइट। मिसचिफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल ऑफ द वैल्यू 10 रुपीज, 10 रुपए या उससे ज्यादा का। Whoever commits mischief of by killing, poisoning, maiming or rendering useless any animal or animals of the value of 10 rupees or upwards, ठीक है, ये अपवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी ऐसा एनिमल, कोई भी ऐसा पशु जिसकी कीमत 10 रुपए या उससे ज्यादा की है, उसे या तो किल कर देता है, मार देता है, या फिर पॉइजन दे देता है, जहर दे देता है, मेमिंग करता है यानी कि उसका बॉडी का कोई पार्ट काट दिया जाता है, या फिर रेंडरिंग यूजलेस एनी एनिमल, उस पशु को कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से वो बेकार हो जाए। ये सब सेक्शन 428 में कवर हो जाएंगे, और ऐसा करने वाले पर्सन को पनिशमेंट मिलेगा with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। सेक्शन 429 देखते हैं, मिसचिफ बाय किलिंग और मेमिंग कैटल एटसेट्रा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो सेक्शन 428 में है वो तो हर तरह का एनिमल कवर हो रहा है, लेकिन सेक्शन 429 है वहां पे कैटल वर्ड का यूज किया है। कैटल हम किसके लिए यूज करते हैं, जो कि गाय, भैंस, भेड़, बकरियां जो हैं, जिस इस तरह के जो कैटल हैं जिनको हम मवेशी जो होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं डोमेस्टिक काइंड ऑफ एनिमल्स, वो उसमें इंक्लूड होते हैं। ऑफ एनी वैल्यू, किसी भी कीमत के हों वो, कम के ज्यादा के, और एनिमल ऑफ वैल्यू ऑफ 50 रुपीज, या तो किसी भी कीमत के हों या फिर 50 रुपीज के, तो ऑब्वियस बात है कि 50 रुपीज या उससे ज्यादा के हैं, लेकिन कैटल तो एनी वैल्यू की हो सकती है। Whoever commits mischief by killing, poisoning, सेम वर्ड्स आ रहे हैं, मेमिंग और रेंडरिंग यूजलेस एनी एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, मूल, बफेलो, बुल, काउ और ऑक्स, ये सारे एनिमल्स आप देख रहे हैं जिनको डोमेस्टिक एनिमल्स में काउंट किया जा सकता है। अब एलिफेंट को देख के आप ऐसा मत समझना कि एलिफेंट डोमेस्टिक एनिमल में कैसे आ गया। अगर आप थोड़ा सा साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया की तरफ मूव ऑन करेंगे, वहां तो एलिफेंट की आज भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। और थोड़ा सा अगर हम बैक में जाएं, हमारी हिस्ट्री में जाएं, तो एलिफेंट्स का यूज होता ही था फॉर द लंबरिंग एंड ऑल, राइट। तो एनिमल्स, कैमल्स, राजस्थान के अगर आप डेजर्ट एरिया में चले जाएं, जैसलमेर एंड ऑल, वहाँ तो कैमल सफारी का बहुत अच्छा वहाँ पे ट्रेंड है। हॉर्सेस की तो कार्ड्स होती हैं, टांगा वगैरह, अगर आपने कभी देखा हो तो ये सभी एनिमल्स कैटल में ही आते हैं। तो इन एनिमल्स का, जो कि किसी भी कीमत के हो, अगर किसी भी तरह से इनको किल किया जाता है, पॉइजन किया जाता है, मेमिंग किया जाता है और रेंडरिंग यूजलेस किया जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे हैं, ये जो किया जा रहा है यहाँ पे, ये मिसचीफ इसमें लिया है। और सेक्शन 425 की डेफिनेशन अगर आप रिकॉल करें, क्या मिसचीफ करने में जहां मिसचीफ किया गया है उसके रियल ओनर का पता होना
क्या जरूरी था क्या, है ना? नोइंग कि हम ये जो मिसचीफ कर रहे हैं, जिस भी प्रॉपर्टी को हम डैमेज कॉज कर रहे हैं, उसका रियल ओनर कौन है, ये बात पता होना या ना होना, इस बात से मिसचीफ की डेफिनेशन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 अगर आप रिकॉल करें, सिर्फ इतना पता होना कि किसी ना किसी को डैमेज होगा, तो वो मिसचीफ हो रहा था। तो उसके हिसाब से जिस भी किसी कैटल को, जिस भी किसी एनिमल को डैमेज कॉज कर रहे हैं, इंजरी कॉज कर रहे हैं, पॉइजन कर रहे हैं, वहां पे ये बात इरेलीवेंट हो जाती है कि आप उसके ओनर को जानते थे या नहीं जानते थे। सिर्फ अगर आपने ऐसा सब किया है, whatever may be the value thereof or any other animal of the value 50 rupees or upwards, या फिर इसके अलावा कोई एनिमल है जिसमें डॉग्स आ जाते हैं, जिसमें आप गोट को ले सकते हैं, शीप को ले सकते हैं, कैट को ले सकते हैं, एनी अदर एनिमल जिसकी वैल्यू 50 रुपीज से ज्यादा की होनी चाहिए, या फिर 50 रुपीज या उससे ज्यादा की होनी चाहिए, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both। ये था सेक्शन 429। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर लगता है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको क्लियर करूंगा। हालांकि ये बहुत ही जनरल नेचर के प्रोविजंस हैं, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अराइज होता है माइंड में, तो आप लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली टेक योर क्वेरी। सेक्शन 430 और हम ले लेते हैं, 430 तक हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर 431 से 440 तक कि हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। सेक्शन 430, मिसचीफ बाय इंजरी टू वर्क्स ऑफ इरिगेशन और बाय wrongfully डाइवर्टिंग द वाटर। कोई नदी या कोई नाला या फिर कोई सिंचाई का जो कार्य चल रहा है, वर्क्स ऑफ इरिगेशन, तो नदी नाले को या तो डाइवर्ट कर देना, यानी उसका रास्ता मोड़ देना। एक ये नदी है, ये इस तरह से यहाँ से जा रही है, राइट, सिंपली ये नदी यहाँ से जा रही है और इस नदी से सब लोग यहाँ पे सिंचाई करते हैं। यहाँ पे इधर खेत है, सभी लोग इस नदी से पानी लेके यहाँ पे सिंचाई करते हैं। अब एक मिस्टर एक्स आते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस नदी का रास्ता मोड़ देते हैं, इधर वो यहाँ पे मोड़ देते। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो सिंचाई हो रही थी खेतों में, वो तो बाधित हो जाएगी। सीधा सीधा उन्होंने क्या किया कि जिससे कि उनके खेत में, यहाँ पे जो उनके खेत हैं, उसे पानी मिल सके, या उनका कोई भी इंटेंशन रहा हो, इंटेंशन इज नॉट इम्पोर्टेंट कि उन्होंने किस इंटेंशन से किया, लेकिन ये जो नदी यहाँ से जा रही थी, ये पानी यहाँ से बह रहा था, अब वो क्या हो गया, वो इस तरफ बहने लग जाएगा। तो क्या हो गया, अब ये वाले जो खेत थे, इनमें पानी नहीं मिल पाएगा। तो क्या हुआ, मिसचिफ कॉज हुआ है। ये जो खेत थे, इनकी जो वैल्यू थी वो कम हो गई, डिमिनिश हो गई वैल्यू। मिसचिफ में क्या था, वैल्यू को डिमिनिश करना। तो मिसचिफ कॉज हुआ है। और ये मिसचिफ कैसे किया है, इंजरी टू द वर्क्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के कार्य में बाधा उत्पन्न करके, इंजरी कॉज करके मिसचिफ किया है। या फिर रॉन्गफुली डाइवर्टिंग द वाटर, जो पानी जा रहा था उस पानी का बहाव मोड़ दिया गया, डाइवर्टिंग द वाटर, उसका बहाव मोड़ के किया गया। सो हुएवर कमिट्स मिसचिफ by doing any act which causes any act or which he knows to be likely to cause or a diminution of the supply of water की सप्लाई में किसी तरह का, फॉर एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए हो रहा था वाटर, या तो या फिर फॉर फूड और ड्रिंक्स के लिए था, ऑफ ह्यूमन बींग्स के, और फॉर द एनिमल्स के पानी पीने के लिए भी अगर था, which are property or for cleanliness or for carrying on any manufacture shall be punished with imprisonment of their description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both। तो चाहे उस पानी को किसी भी तरह से यूज किया जा रहा था, उस पानी की सप्लाई को वाटर एग्रीकल्चरल इरिगेशन के लिए यूज करा जा रहा था, फूड पर पर्पस के लिए, ड्रिंकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स के लिए, ड्रिंकिंग ऑफ एनिमल्स के लिए, या फिर किसी अदर प्रॉपर्टी में से वो वाटर होके निकल रहा था, क्लीनलीनेस के लिए उस वाटर को यूज किया जा रहा था, साफ सफाई के लिए पानी को यूज किया जा रहा था, कैरिंग ऑन एनी मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा था, कहीं पे भी कोई भी मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जा रहा था। तो इन सब में अगर वाटर को डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो उसका रास्ता रोक दिया जाता है, रास्ता बदल दिया जाता है,
तो ऐसा माना जाएगा कि मिसचीफ अंडर सेक्शन 430 हुआ है। अभी कुछ समय पहले, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन और एनीथिंग, बट आई एम जस्ट शेयरिंग अ थिंग। अभी कुछ समय पहले मैंने एक प्लेस विजिट किया और वहां पे दिखाया गया कि एक बहुत ही अच्छा बड़ा मंदिर बनाया गया है, और मंदिर में जहाँ बनाया है वो नदी के बीच में ही बना दिया गया है। तो नदी, जब बारिश में पानी आएगा उस नदी में, तो बहुत ही अच्छा वहाँ पे लोकेशन बन जाएगा, एक पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छा बना है, लेकिन ये जो नदी थी एक नेचुरल, नेचर के से जो जुड़ा हुआ था, उसको तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। मंदिर बनाया वो अच्छी बात है, लेकिन जो नेचुरलिटी थी उस रिवर की, उसको तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो मेरे नज़र में तो सेक्शन 430 में मिसचीफ है, क्योंकि हमने एक वाटर रिजर्वायर को डिस्ट्रॉय किया है। So anyways, this was all about section 426 टू सेक्शन 430। उम्मीद करता हूँ जो सेक्शंस हमने डिस्कस किए उनसे आपको कुछ हेल्प मिली होगी अपनी प्रिपरेशन में। मिलते हैं हम शाम को 9:30 बजे सीआरपीसी के साथ में। अगर कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।